दोस्तों, पुस्तक का नाम है सोचिए और अमीर बनिए। इस पुस्तक का लेसन चल रहा है छठी इंद्रिय। आज इस लेसन का भाग नंबर 3 और आखिरी। यह पहली बार है कि मैंने इसका उल्लेख करने का साहस किया है। इससे पहले मैं इस विषय पर चुप रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के मामलों के संबंध में मेरे अपने दृष्टिकोण से मैं जानता था कि यदि मैंने अपने असामान्य अनुभवों का वर्णन किया तो मैं गलत समझा जा सकता हूँ। अपने अनुभवों को मुद्रित पृष्ठ में बदलकर मैं अब उत्साहित हो गया हूँ, क्योंकि वे क्या कहते हैं के बारे में मैं बीत चुके वर्षों के मुकाबले अब कम चिंतित भी हूँ। परिपक्वता के आशीर्वादों में से एक यह है कि यह कभी कभी एक व्यक्ति में लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे की परवाह किए बिना अधिक साहस उत्पन्न करता है। मुझे गलत न समझा जाए, मैं बहुत जोर देकर कहना चाहता हूँ कि मैं अभी भी अपने मंत्रिमंडल की बैठकों को पूरी तरह काल्पनिक मानता हूँ, लेकिन मैं खुद को यह सुझाव देने का हकदार मानता हूँ कि मेरे मंत्रिमंडल के सदस्य विशुद्ध रूप से काल्पनिक हो सकते हैं और बैठकों का अस्तित्व भी मेरी कल्पना में ही है, लेकिन वे मुझे रोमांच के गौरवशाली रास्तों पर ले गईं। उन्होंने वास्तविक महानता की सराहना को फिर से जगाया, रचनात्मक प्रयास को प्रोत्साहित किया और ईमानदार विचार की अभिव्यक्ति का हौसला बढ़ाया। मस्तिष्क की कोशिका संरचना में कहीं न कहीं एक अंग स्थित है जो विचार के कंपनों को प्राप्त करता है, जिसे आमतौर पर अंतर्ज्ञान कहा जाता है। अब तक विज्ञान ने इसकी खोज नहीं की है कि छठी इंद्री का यह अंग कहाँ स्थित होता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है। तथ्य यही है कि मनुष्य भौतिक इंद्रियों के अलावा अन्य स्रोतों के माध्यम से सही ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस तरह का ज्ञान आमतौर पर तब प्राप्त होता है जब मस्तिष्क असाधारण उत्तेजना के प्रभाव में होता है। कोई भी आपात स्थिति जो भावनाओं को जगाती है और दिल की धड़कन को सामान्य की तुलना में अधिक तीव्र कर देती है, छठी इंद्री को सक्षम कर सकती है, बल्कि कर देती है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास ड्राइविंग करते समय एक दुर्घटना से बाल बाल बचने का अनुभव है, वह जानता है कि ऐसे अवसरों पर छठी इंद्री आकर अक्सर क्षण भर में दुर्घटना से बचाकर मदद करती है। इन तथ्यों का अन्य तथ्य का बयान करने के लिए प्रासंगिक उल्लेख किया जाता है, जिसे मैं अब बताऊंगा। इसका नाम है अदृश्य सलाहकार, और इनके साथ अपनी बैठकों के दौरान मैं मस्तिष्क को छठी इंद्री के माध्यम से मुझ तक पहुंच रहे विचारों, युक्तियों और ज्ञान के लिए सबसे अधिक ग्रहणशील पाता हूँ। मैं सच्चाई से कह सकता हूँ कि मैं प्रेरणा के माध्यम से प्राप्त इस तरह के विचारों, तथ्यों या ज्ञान का पूरा श्रेय अपने अदृश्य सलाहकारों को देना चाहता हूँ। बहुत से अवसरों पर जब मुझे आपात स्थिति का सामना करना पड़ा, उनमें से कुछ इतनी गंभीर थी कि मेरा जीवन खतरे में था, तो चमत्कारिक ढंग से मेरे अदृश्य सलाहकारों के माध्यम से मुझे इन कठिनाइयों को पार करने के लिए मार्गदर्शन दिया गया। काल्पनिक लोगों के साथ परिषद की बैठकों का आयोजन करने के पीछे मेरा मूल उद्देश्य केवल उन कुछ विशेषताओं के साथ जिन्हें मैं पाना चाहता था, आत्म सुझाव के सिद्धांत के माध्यम से मेरे अपने अवचेतन मन को प्रभावित करना था। हाल के वर्षों में मेरे प्रयोग ने पूरी तरह से अलग प्रवृत्ति अपना ली है। मैं अब हर उस कठिन समस्या के साथ अपने काल्पनिक सलाहकारों के पास जाता हूँ जो मेरे और मेरे ग्राहकों के सामने पेश आती है। परिणाम अक्सर आश्चर्यजनक रहे हैं, हालांकि मैं सुझाव के इस रूप पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहता हूँ। आप बेशक जान चुके हैं कि यह अध्याय एक ऐसे विषय को शामिल करता है जिसके साथ अधिकांश लोग परिचित नहीं हैं। छठी इंद्रिय एक विषय है जो उस व्यक्ति के लिए महान रुचि और लाभ का होगा जिसका उद्देश्य विशाल दौलत जमा करना है, लेकिन इसे उन लोगों के ध्यान की मांग करने की जरूरत नहीं है जिनकी इच्छाएं अधिक सामान्य हैं। हेनरी फोर्ड निस्संदेह छठी इंद्री को समझते और उसका व्यावहारिक उपयोग करते हैं। उनके विशाल व्यापार और वित्तीय संचालन के लिए यह आवश्यक है कि वे इस सिद्धांत को समझें और उपयोग करें। स्वर्गीय थॉमस ए एडिसन ने आविष्कार के विकास के सिलसिले में छठी इंद्री को समझा और इसका प्रयोग किया, खासकर बुनियादी पेटेंट शामिल करने वालों के संबंध में जिसका उन्हें कोई मानवीय अनुभव नहीं था और उनके मार्गदर्शन के लिए कोई संचित ज्ञान नहीं था, जैसा कि उस मामले में था जब वह
बात करने वाली मशीन और चलचित्र मशीन पर काम कर रहे थे। ऐसे में नेपोलियन, बिस्मार्क, जॉन ऑफ आर्क, मसीह, बुद्ध, कन्फ्यूशियस और मोहम्मद साहब जैसे लगभग सभी महान नेताओं ने छठी इंद्रिय को समझा और इसका लगातार इस्तेमाल किया। उनकी महानता का बड़ा हिस्सा इस सिद्धांत के उनके ज्ञान से बना हुआ है। छठी इंद्रिय ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे कोई इच्छा से पहन और उतार सकता है। इस महान शक्ति का उपयोग करने की क्षमता इस पुस्तक में उल्लिखित अन्य सिद्धांतों के प्रयोग के माध्यम से धीरे धीरे आती है। शायद ही कभी किसी व्यक्ति को 40 वर्ष की उम्र से पहले छठी इंद्रिय का व्यावहारिक ज्ञान विरासत में मिला है। यह ज्ञान तब तक उपलब्ध नहीं होता जब तक कोई पूरी तरह 50 साल का नहीं हो जाता, और यह इस कारण से है क्योंकि आध्यात्मिक शक्तियाँ जिनसे छठी इंद्रिय बारीकी से संबंधित है, वे स्वयं परीक्षा, ध्यान के वर्षों और गहन चिंतन के माध्यम के अलावा और किसी तरह परिपक्व और प्रयोग योग्य नहीं बनती हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं या इस किताब को पढ़ने में आपका उद्देश्य क्या हो सकता है। आप इस अध्याय में वर्णित सिद्धांत को समझे बिना इसका लाभ उठा सकते हैं। यह विशेष रूप से सच है कि यदि आपका प्रमुख उद्देश्य धन या अन्य भौतिक चीज़ों का संचय करना है। छठी इंद्रिय पर अध्याय को इसलिए शामिल किया गया था क्योंकि किताब को एक पूरा दर्शन पेश करने के उद्देश्य से बनाया गया है, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति बिना चूके उन चीज़ों को पाने में खुद का मार्गदर्शन कर सकता है जो कुछ भी वह जीवन से मांगता है। सभी उपलब्धियों का शुरुआती बिंदु इच्छा है। अंतिम बिंदु उस किस्म का ज्ञान है जो समझ, स्वयं की समझ, दूसरों की समझ, प्रकृति के नियमों की समझ, खुशी की समझ और पहचान की ओर ले जाता है। इस तरह की समझ अपनी परिपूर्णता में केवल छठी इंद्रिय के सिद्धांत की अच्छी जानकारी और उपयोग के माध्यम से ही आती है। इसलिए उन लोगों के लाभ के लिए जो पैसे से अधिक की मांग करते हैं, इस सिद्धांत को इस दर्शन के एक हिस्से के रूप में शामिल करना पड़ा। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आपने अवश्य अवलोकन किया होगा कि इसे पढ़ते समय आप मानसिक उत्तेजना के एक उच्च स्तर तक उठ गए थे। बहुत खूब। अब से 1 महीने के बाद एक बार फिर इसे पढ़ें और अवलोकन करें कि आपका मस्तिष्क उत्तेजना के और भी अधिक उच्च स्तर के लिए ऊंची उड़ान भर रहा होगा। समय समय पर इस अनुभव को दोहराएं। इस बात से कोई मतलब रखें कि बिना कि उस समय आपने कितना अधिक या कितना कम सीखा, और अंत में आप एक ऐसी शक्ति को अपने अधिकार में पाएंगे जो आपको निराशा को दूर फेंकने में, डर पर महारत हासिल करने में, विलंब को छोड़ने में और अपनी कल्पना को स्वतंत्रता से उपयोग करने में सक्षम कर देगी। इस बाद आप उस अज्ञात कुछ का स्पर्श महसूस कर चुके होंगे जो सही मायने में हर महान विचारक, नेता, कलाकार, संगीतकार, लेखक, राजनेता का गतिमान उत्साह होता है। तब आप अपनी इच्छाओं को उनके भौतिक या वित्तीय समकक्ष में उतनी ही आसानी से परिवर्तित करने की स्थिति में होंगे जितनी आसानी से आप विरोध का पहला चिन्ह देखते ही हार मान लेते थे और छोड़ देते थे। हेडिंग: विश्वास बनाम डर। पिछले अध्यायों ने वर्णन किया है कि आत्म सुझाव, इच्छा और अवलोकन के माध्यम से आस्था को कैसे विकसित करें। अगला अध्याय भय को जीतने के लिए विस्तृत निर्देश प्रस्तुत करता है। यहाँ 6 डरों का पूरा विवरण मिल जाएगा जो सभी निराशा, कायरता, विलंब, उदासीनता, अनिर्णय और महत्वाकांक्षा, आत्मनिर्भरता, पहल करना, आत्मनियंत्रण और उत्साह की कमी के कारण है। जब आप इन 6 दुश्मनों का अध्ययन करें तो ध्यान से अपने आप को खोजें, क्योंकि वे केवल आपके अवचेतन मस्तिष्क में मौजूद हो सकते हैं जहां उनकी मौजूदगी का पता लगाना मुश्किल होगा। जब आप डर के 6 भूतों का विश्लेषण करें तो यह भी याद रखें कि वे कुछ नहीं हैं बल्कि भूत हैं, क्योंकि वे केवल किसी के मस्तिष्क में होते हैं। यह भी याद रखें कि लोगों के मस्तिष्क को पहुँचे ज़्यादातर नुकसान अनियंत्रित भूतों की उत्पत्ति नहीं किया है। इसलिए भूत उतने ही खतरनाक हो सकते हैं जितने मानो वे भौतिक शरीर में धरती पर रहकर और चलकर करते। गरीबी का डर, जिसने 1929 में लाखों लोगों के मस्तिष्क को बंद कर दिया था, इतना वास्तविक था कि इस देश को ज्ञात अभी तक का सबसे खराब व्यवसाय अवसाद का कारण बना।
इसके अलावा यह विशेष भूत अभी भी अपने में से हम में से कुछ को हमारे दिमाग से डराता है। दोस्तों, छठी इंद्री का तीसरा और आखिरी हिस्सा यहीं पर पूरा हो गया। जय हिंद फ्रेंड्स। अब अगले भाग में भय के 6 भूतों को चतुराई से कैसे मात दें, इस पर चर्चा होगी।